मकान मालिक मेरी बीवी पर बुरी नजर रखता था क्योंकि मैंने घर से भागकर एक लड़की से शादी की थी और अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। मालिक के मकान पैसों के बदले मुझसे कुछ और मांग रहा था। वो बहुत घटिया किस्म का इंसान था। इसलिए एक रोज मैं अपनी बीवी को घर में बंद करके अपने बाप से पैसे लेने चला गया। घर पहुंचा तो बाप की हालत बहुत खराब थी। वो आखिरी सांसें ले रहा था। उसने मेरी शादी जबरदस्ती एक लड़की से कर दी। जब मैंने दूसरी बीवी को देखा तो पहली बीवी को भूल गया। वो बहुत खूबसूरत थी। मैं उसी के साथ रहने लगा। एक रोज पहली बीवी का ख्याल आया तो भागता हुआ उसके पास गया, मगर जैसे ही मकान का ताला खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरा नाम मुईन है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मैंने जब से होश संभाला था अम्मा को बीमार देखा था। अम्मा ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया था, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और एक दिन अम्मा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। जब तक हम अम्मा को लेकर शहर पहुंचे बहुत देर हो गई थी और अम्मा मुझे छोड़कर दुनिया से चली गई थी। एक बच्चे के लिए उसकी माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता। और अम्मा के जाने के बाद अब्बा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी खातिर अब्बा ने दूसरी शादी भी नहीं की। तब हम गांव में रहते थे और अम्मा के जाने के बाद अब्बा ने फैसला किया कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। वो मुझे लेकर शहर आ गए। अब्बा काम ढूंढने लगे और एक दिन किसी आदमी की गाड़ी से टक्कर हो गई। वो आदमी अब्बा को अपने साथ ले गया। वो एक अच्छा आदमी था, वरना आजकल तो लोग एक्सीडेंट करके खुद भाग जाते हैं और दूसरों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि अगर वो वक्त पर इंसान को अस्पताल पहुंचा देते तो शायद वो इंसान बच जाता। क्या पता जिसे टक्कर मारकर वो गाड़ी वाले गुजर जाते हैं वो किसी के घर का वाहिद कफील हो। मगर जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं। और जब अब्बा ने उन्हें बताया कि मैं ड्राइवरी करना जानता हूँ और नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ, मेरा एक 15 साल का बेटा भी है, तो उस आदमी ने कहा कि मुझे ड्राइवर की जरूरत है, तुम कल से काम पर आ जाना। और ऐसे अब्बा को शहर में नौकरी मिल गई। अब्बा शहर में एक बड़े आदमी के ड्राइवर थे। अब्बा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख जाऊं और अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊं, मगर मुझे पढ़ाई से कुछ खास लगाव नहीं था। इसलिए बस मैं मैट्रिक तक ही पढ़ सका और दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगा। अब्बा ने मुझे बहुत बार कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने मालिक से बात करके तुम्हें भी उसी दफ्तर में काम दिलवा देता हूँ। मैंने कहा कि अब्बा, क्या जल्दी है, दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने फिरने दे, फिर सारी जिंदगी काम ही तो करना है। और अब्बा खामोश हो गए। जवानी के दिन ही शायद ऐसे होते हैं कि हम सिर्फ अपने आप की और अपने दिल की ही सुनते हैं। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ कहीं खाना खाने गया तो वापसी पर एक लड़की रोड क्रॉस करते हुए बाइक के आगे आ गई। मैंने फौरन ब्रेक लगाई। मैंने बाइक को बड़ी मुश्किल से संभाला। शुक्र था कि वो लड़की बच गई। उसको बस हल्की सी खराश आई थी। मैं उसे देखे बिना डांटने लगा कि देखकर नहीं चला जाता, तुम्हारा दिमाग खाली है जो इस तरह बेध्यानी से रोड क्रॉस कर रही हो। पर वो कुछ नहीं बोली। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो गया। मुझे वो बहुत मासूम सी लगी। वो बहुत डरी हुई थी। उसने रोते हुए मेरी तरफ देखा और उठकर चल दी। मेरी नजरें दूर तक उसका ताकुब करती रहीं। मेरे दोस्त ने कहा, मोइन जी वापिस लौट आइए, वो जा चुकी है और अब हमें भी घर चलना चाहिए। तब मैं हंसते हुए बाइक स्टार्ट करने लगा। जब से मैंने उस लड़की को देखा था, जैसे ही आंखें बंद करता तो उसका मासूम चेहरा सामने आ जाता। पता नहीं क्या था जो वो लड़की अभी तक मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। इस बात को 4-5 माह हो गए थे और मैं अपनी जिंदगी की रूटीन में दोबारा मसरूफ हो गया था। कुछ दिनों से अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि अब्बा को मौसमी बुखार है और मैं मेडिकल स्टोर पर अब्बा की दवाई लेने आया था। जैसे ही दवाई लेकर आने लगा तो वही लड़की मेरी ही तरफ आ रही थी। मैं उसे देखकर वहीं रुक गया। वो मेडिकल स्टोर पर आई और स्टोर वाले से कहा, मेरा हाथ जला हुआ है, कोई दवा दे दो। तब स्टोर वाले आदमी ने कहा, आप कल जो दवाई लेकर गई थी उसके पैसे देने बाकी हैं और अब पैसों के बिना आपको दवाई नहीं दे सकता। वो लड़की वापस जाने लगी। जब मैंने मेडिकल स्टोर वाले से कहा, आप इन्हें दवाई दे दे और पैसे मुझसे ले ले, मगर उस लड़की ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैंने कहा,
मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, आप मेरा नंबर ले ले, जब चाहे आप पैसे वापस कर दीजिएगा। कुछ देर तो वो खामोश रही और फिर कहा ठीक है, और फिर वो दवाई लेकर जा रही थी। तब मैंने अपना नंबर उसे दे दिया। वो नंबर लेकर खामोशी से चली गई और मैं अपने घर आ गया। मैं अब्बा को दवा दे रहा था, मगर मेरी सोच अब भी वही रुकी हुई थी कि वो कौन है, कहाँ रहती होगी। मुझे इस तरह सोच में गुम देखकर अब्बा ने कहा, मोइन बेटा, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं अब्बा, बस वैसे ही। अब्बा ने कहा, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम मेरी जगह काम पर चले जाओ। मैंने अपने मालिक से बात की थी तुम्हारी, जब तक मैं बीमार हूँ काम पर मेरा बेटा आ जाएगा, इसीलिए बेटा अब सुबह से तुम काम पर चले जाना। मैं अब्बा को इनकार नहीं कर सका और सुबह ही काम पर चला गया जहाँ अब्बा काम करते थे। वो आदमी वाकई बहुत अच्छा था। मैं जैसे ही उस आदमी से मिला तो उसने सिर्फ इतना पूछा, तुम सलीम के बेटे हो? मैंने कहा, जी सर। वो आदमी मेरे अब्बा की उम्र का ही था। उसने कहा, गाड़ी निकालो, मुझे कुछ देर के लिए अपने घर जाना है। और जब हम घर पहुंचे तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि जितना आलीशान उसका दफ्तर था उतना ही बड़ा उस आदमी का घर था। उसने चौकीदार से कहा कि इस लड़के को चाय पिलाओ। मैं हैरान था कि इतना अमीर आदमी और उसमें अक्कड़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। जितना अल्लाह ताला ने उसे नवाजा था वो उतना ही सादा और नरम तबीयत का इंसान था। मैं वहीं चौकीदार के पास बैठ गया। कुछ दिन बाद अब्बा ठीक हो चुके थे। अब्बा चाहते थे कि मैं अब काम करता रहूं, मगर मैंने अब्बा को कहा कि मुझे ये काम नहीं करना, कोई और काम हो तो मैं कर लूंगा। मैं ये कहकर अपने कमरे में आ गया। उसी वक्त किसी अनजान नंबर से कॉल आने लगी। मैंने जैसे ही कॉल अटेंड की तो आगे से कोई आवाज नहीं आई। मैंने कॉल काट दी और फिर दोबारा से कॉल आई। मैंने कहा, जब आगे से बोलना ही नहीं होता तो कॉल क्यों करते हो? जब किसी ने कहा, मैं वो हूँ जिसने आपके पैसे देने थे, इसलिए कॉल की थी। मैंने कहा, कौन से पैसे और आप कौन हैं? तो उस लड़की ने कहा, उस दिन मेडिकल स्टोर पर आपने मेरी दवाई के लिए पैसे दिए थे और कहा था कि मुझे इस नंबर पर कॉल करके पैसे वापस दे देना। मैं उसकी आवाज सुनकर कुछ देर तक तो बोल ही नहीं सका। फिर मैंने उस लड़की से कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप रहने दे, 500 ही तो है, इतने पैसों के लिए आप परेशान ना हो। वो अभी बात कर ही रही थी जब उसे किसी ने आवाज दी और कहा, कहाँ मर गई हो कामचोर? तो उसने घबराते हुए कॉल काट दी। पता नहीं कौन थी। मैं न चाहते हुए भी उस लड़की के बारे में सोचने लगा और तब से बार बार मोबाइल को देखता कि उसकी कॉल आई या नहीं। और फिर मैंने एक दिन खुद ही कॉल की, मगर उसने उठाई नहीं। मैंने एक बार दोबारा कॉल की, अब की बार कॉल अटेंड कर ली गई थी। मैंने कहा, आपने उस दिन अचानक कॉल काट दी थी तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं, आप ठीक तो हैं? दरअसल मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे वो रो रही हो और मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैंने फौरन पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तो उसने कॉल काट दी। मैंने फिर से नंबर मिलाया तो इस बार नंबर ऑफ आ रहा था। मैं बड़ी बेचैनी से टहलने लगा जब बाबा मेरे कमरे में आए और कहा, क्या बात है, कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम कुछ उलझे हुए लगते हो। मैंने कहा, अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा ने कहा, कोई मसला है तो बताओ, तुम ऐसे परेशान ना हुआ करो। अब्बा कहकर सोने के लिए चले गए, मगर मुझे कहाँ नींद आनी थी। मैं अपने दिल की बेचैनी को समझ ही नहीं पा रहा था। और फिर एक दिन उस लड़की ने खुद ही कॉल की और कहा कि वो मुझसे मिलना चाहती है। मैंने फौरन हाँ कर दी और उसकी बताई हुई जगह पर मिलने चला गया। जब वो आई तो उसके हाथ में एक बैग था। मैंने कुछ न समझते हुए उससे कहा, आप कहीं जा रही हैं? तो उसने मुझसे कहा कि आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा, जी जरूर। तब उसने कहा, मैं अपना घर छोड़ आई हूँ। और वो रोने लगी। फिर कहने लगी, आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जहाँ रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे, मैं रह लूंगी। मुझे खामोश देखकर उसने कहा, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे होंगे कि मैं कैसी लड़की हूँ जो खुद आपसे शादी का कह रही हूँ, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। लेकिन मुझसे उसके आंसू नहीं देखे जा रहे थे। मैंने कहा, आप परेशान ना हो, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। और मैंने उसे लेकर दूसरे शहर आ गया। फिर एक घर किराए पर ले लिया और वो लड़की जिसका नाम फातिमा था उससे शादी कर ली।
अब हम वहीं रहने लगे थे। फिर उसने कहा, मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। जब से मैंने होश संभाला था, सिर्फ अपने मामू को देखा था। अम्मा बाबा का मुझे कुछ पता नहीं था। जब भी मामू से पूछती कि मेरे अम्मा और बाबा कहाँ हैं, तो वो कहते कि एक हादसे में उनकी डेथ हो गई थी। तब तुम 2 माह की थी और तब से मैं ही तुम्हें संभाल रहा हूँ। मैं बहुत छोटी थी, कुछ समझ ही ना पाई थी कि सच क्या है और झूठ क्या। और जब थोड़ी अकल आने लगी तो मामू से कहा कि मुझे स्कूल जाना है। मामू ने जवाब दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हारे खर्चे उठा सकूं। शुक्र करो कि खाने को 2 वक्त का खाना तो मिल जाता है। मैं ही हूँ जो तुम्हें खिला पिला रहा हूँ। कोई और होता तो वो तुम्हें यतीम खाने में भेज देता। मैं रोने लगती और अल्लाह ताला से बातें करती कि या अल्लाह, मैं कितनी बदनसीब हूँ जिसने अपने माँ बाप को देखा तक नहीं और वो दुनिया से चले गए। मैं ऐसे ही रोती हुई सो जाती थी। मैं और मामू जहाँ रहते थे वो 3 कमरों पर मुश्तमिल घर था। मामू रोज सुबह काम पर निकल जाते और रात को घर आते। मुझे अकेले घर से खौफ महसूस होता था। मैं अब बड़ी हो चुकी थी और फिर एक दिन मामू किसी औरत को अपने साथ घर ले आए। मैंने पूछा तो मामू ने कहा कि ये तुम्हारी मुमानी है, मैंने शादी कर ली है, तुम जाओ और हमारे खाने के लिए कुछ ले आओ। मैंने कहा मामू, घर में तो पकाने के लिए कुछ नहीं है। तब मामू गुस्से से चिल्लाने लगे कि सारा दिन घर में करती क्या हो, तुम बाहर जाकर सब्जी नहीं ला सकती। फिर मामू ने मुझे बालों से पकड़ लिया और दीवार में दे मारा। मेरे सर से खून निकलने लगा था, मगर किसी को मुझ पर तरस नहीं आया और मैं खुद ही बाहर गई और नल से पानी अपने सर पर डालने लगी और फिर रोते हुए सो गई। जब आंख खुली तो सर में दर्द हो रहा था और मुझसे हिला तक नहीं जा रहा था। मामू अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर कहीं गए हुए थे। मैं चादर ओढ़कर घर से बाहर निकली और साथ वाले हमसाये का दरवाजा बजाया तो घर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। मैंने उससे मदद मांगी। दर्द की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं फिर वहीं गिर गई और जब आंख खुली तो अपने कमरे में थी। वो बूढ़ी औरत मेरे पास बैठी थी। उसने कहा, बेटी कैसी तबीयत है, उठो और कुछ खा पी लो। वो औरत बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि तुम खाना खा लो और अगर कोई काम हो तो मुझे बता देना। फिर वो उठकर बाहर चली गई। एक मेरे मामू थे जिनको मेरी जरा परवाह भी नहीं थी। उन्होंने आकर पूछा तक नहीं कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई हूँ। फिर एक शाम मुमानी मेरे कमरे में आई और कहा, उठकर कोई काम भी कर लिया करो, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो तुम्हें बिठाकर खिलाएं। मैंने कहा, पहले भी तो सारा काम मैं ही करती हूँ। तब मुमानी ने कहा, अगर करती हो तो हम पर कौन सा एहसान करती हो। उठो और जाकर किचन समेटो। और हाँ, सुबह मेरे घर वाले आ रहे हैं। सारा घर अच्छी तरह से साफ होना चाहिए और खाने में क्या बनेगा और क्या नहीं, ये मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर सुबह होते ही मैंने सारे घर को साफ किया और जो जो मुमानी ने कहा वो खाना बनाया। रात को मैं अपने कमरे में आ गई तो मुमानी का भतीजा मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा कि हम आपके घर आए हैं और आप हमसे मिले भी नहीं। मैंने कहा, आप मुमानी के रिश्तेदार हैं, बेहतर होगा कि आप उन तक ही महदूद रहें और मेरे कमरे से चले जाएं। मुमानी के भतीजे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मुमानी आई तो वो कहने लगा कि इसने मुझे अपने कमरे में आने को कहा था। मुमानी मुझे मारने लगी और कहा, पता नहीं किसका गंदा खून है, कितनी बार इसके मामू से कहा है कि इसे ठिकाने लगाओ, मगर पता नहीं वो क्या चाहता है। मैं करती हूँ इसका कोई न कोई बंदोबस्त। मैं रोती रही, लेकिन मेरा कौन था। फिर एक दिन सालन में नमक ज्यादा पड़ गया तो मुमानी ने मेरा हाथ जला दिया। उस दिन मेडिकल स्टोर से इसीलिए दवा लेने आई थी। मैं तकलीफ से रो रही थी, मगर मुमानी को मुझ पर रहम नहीं आया। एक दिन रात को पानी पीने के लिए उठी तो मामू की आवाज पर मेरे कदम वहीं रुक गए। मामू खुश होकर मुमानी से कह रहे थे कि मैंने फातिमा का रिश्ता एक बूढ़े और अमीर आदमी से तय कर दिया है। वो शादी के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। मुमानी कहने लगी, बस जल्दी से इसकी शादी उस बूढ़े से कर दो और रकम भी वसूल करो। शुक्र है ये हमारे किसी काम तो आई। मैं भारी कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मामू मेरे साथ ऐसा करेंगे। और फिर सुबह मामू ने कहा कि 2 दिन में तुम्हारी शादी है, अब तुम इस घर में मेहमान हो। मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर रात को जब मामू मुमानी घर आए तो उनके हाथों में बहुत से शॉपिंग बैग थे। शायद मेरी शादी की
قیمت مل چکی تھی۔ ماموں اور ممانے سمجھے کہ میں سوچ چکی ہوں، مگر ان کے کمرے میں جاتے ہی میں کھڑکی کے ساتھ لگ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا جب ممانی نے کہا، تمہاری بیٹی بھی تو خوب عیش کر رہی ہے، بس میں تمہیں بتا رہی ہوں جیسے ہی یہ پیسے ختم ہوں گے ہم یہ گھر بیچ کر اس عالی شان بنگلے میں رہنے چلے جائیں گے جہاں تمہاری بیٹی مزے کر رہی ہے۔ میرے ماموں کی بیٹی بھی ہے اور مجھے خبر تک نہیں تھی۔ پھر ماموں کہنے لگے، ارے نہیں، وہ تو مجھے پہچانتی بھی نہیں تھی، وہ تو ایک دن میں نے اسے وہ تصویر دکھا دی جو میں نے اس وقت بنائی تھی جب اسے اپنے مالک کی بیٹی بنا کر مالک کو دے آیا تھا، اور مالک سے کہا تھا کہ میری بیٹی تو پیدا ہوتے ہی مر گئی ہے، کیونکہ مالک کی بیٹی اور میری بیٹی ایک ہی دن ایک ہی ہسپتال میں پیدا ہوئی تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ یہ آدمی جس کو میں اپنا سمجھتی رہی ہوں اس سے تو میرا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، میں نے اسی رات فیصلہ کیا اب کیا کرنا ہے۔ جب تم مجھے اس دن ملے اور اپنا نمبر دیا تب میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن جب ماموں نے ممانی سے کہا کہ فاطمہ کو اچھے سے تیار کرو، رات میں اس کا نکاح ہے، تو ممانی نے مجھے چائے لانے کو کہا۔ میں نے چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر انہیں پلا دی۔ چائے پیتے ہی وہ گہری نیند سو گئی اور میں خود سارا زیور اور پیسے سمیٹ کر نکل پڑی۔ اس لیے اس دن تمہیں اتنی رات کو وہاں بلایا تھا۔ فاطمہ مجھے یہ سب بتاتے ہوئے بہت رو رہی تھی۔ میں فاطمہ کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا اور حیران تھا کہ کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے، اپنی اولاد کے سکھ کے لیے کسی دوسرے کی اولاد کے سکھ کیسے چھین سکتا ہے۔ میں نے فاطمہ کو تسلی دی کہ اب تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فاطمہ کے چہرے پر میں نے ایک سکون اور اطمینان دیکھا تھا، وہ شاید دل کا بوجھ ہلکا ہونے پر آیا تھا۔ ہمیں شہر چھوڑے ہوئے 3 ماہ گزر گئے تھے، جو کچھ ہمارے پاس تھا سب کچھ خرچ ہو چکا تھا۔ ہم دونوں نے چپ کر شادی کر لی تھی، کچھ دن تو خوب عیاشی کی، مگر جب پیسے ختم ہو گئے تو میں بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ مکان کے مالک کو دینے کے لیے میرے پاس کرایہ نہیں تھا اور وہ میری بیوی پر بری نظر رکھتا تھا۔ ایک دن بیوی کو گھر میں بند کر کے میں اپنے ابا کے پاس مدد کے لیے آ گیا، مگر ابا نے مجھے واپس جانے ہی نہ دیا۔ وہ ان دنوں بہت بیمار تھے اور میری زبردستی ایک لڑکی سے شادی کروا دی۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ابا نے میری ایک نہ سنی۔ پھر اسی طرح 10 ماہ گزر گئے۔ ایک روز مجھے اپنی پہلی بیوی کا خیال آیا، میں تو اسے قید کر کے آیا تھا۔ یوں ہی اس کا خیال آتے ہی میں بہت گھبرا گیا اور اسی رات بھاگا ہوا وہاں گیا، مگر جیسے ہی تالا کھول کر اندر قدم رکھا تو آگے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر میری بیوی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ سو رہا تھا۔ فاطمہ نے مجھے دیکھا تو اٹھتے ہی مجھ سے پوچھا، کہاں تھے تم؟ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تب میں نے اس سے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یہ کسی کا نہیں بلکہ تمہارا بچہ ہے۔ شادی کے تیسرے ماہ میں حاملہ ہو چکی تھی، تم نے تو جانے کے بعد پلٹ کر پوچھا بھی نہیں۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بچے کو خود سے لگا لیا اور پیار کرنے لگا۔ میں نے فاطمہ سے بھی معافی مانگی، پھر اسے بتایا کہ میں جب ابا سے پیسے لینے گیا تو ابا نے مجھے واپس آنے ہی نہیں دیا اور زبردستی میری شادی کروا دی، وہ بھی اس لڑکی سے جس کے باپ کے پاس ابا نوکری کرتے تھے۔ ابا بیمار تھے، میں ان کی دیکھ بھال میں لگ گیا تھا، لیکن کچھ دن پہلے ہی ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھ سے ابا نے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی بھی ان کے مالک کا ساتھ نہ چھوڑوں۔ مالک کی بیٹی بہت غرور والی اور بگڑی ہوئی تھی، مگر مالک خود بہت اچھا تھا۔ مالک کی بیوی ہسپتال میں داخل تھی، مگر اس کی بیٹی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی عیاشیوں میں گھومتی پھرتی رہی۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ وہ یہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو کسی اور کو پسند کرتی تھی، مگر مالک نے جب اسے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا، پھر مجبوراً اسے مجھ سے شادی کرنا پڑی۔ لیکن اس نے شادی کرتے ہی مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور مالک سے کہا کہ معین خود گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ میں نے ایک دن سب کچھ اپنے مالک کو بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو واپس لے آؤ۔ میں نے فاطمہ کو بتایا کہ میں خود بہت بری طرح پھنس گیا تھا۔ یہ سب کچھ سن کر فاطمہ کہنے لگی، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ پھر وہ بتانے لگی، آپ کے جانے کے بعد مالک مکان مجھے بہت تنگ کرتا تھا،
एक दिन मुझसे जबरदस्ती करने लगा तो मैंने शोर मचा दिया। सब मोहल्ले वालों ने उसे बहुत मारा और पुलिस के हवाले कर दिया और वो आज तक जेल में है। उसके बाद साथ वाली पड़ोसन खाला शबाना ही मेरा ख्याल रखती हैं। वो बहुत अच्छी हैं। हमने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर मैं फातिमा को लेकर अपने घर आ गया। जब मालिक से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि अपनी बीवी और बच्ची लेकर हमारे घर खाने पर आओ, मगर मैंने कहा आपकी बेटी बुरा मान जाएगी। मालिक कहने लगा वो यहाँ नहीं है। और जब मैं मालिक के घर पहुंचा तो मालिक मेरी बीवी को देखकर हैरान हो गया। मैंने पूछा मालकिन की तबीयत अब कैसी है, तो उन्होंने कहा आओ आज मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। जैसे ही मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो औरत तो बिल्कुल मेरी बीवी जैसी लग रही थी। फातिमा हैरत से उस औरत को देखने लगी। जब मालिक ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी बीवी के घर वाले कहाँ हैं, तो मैंने कहा कि फातिमा को सिर्फ इसके मामू और मुमानी ने पाला है। इसके वालिदैन बचपन में ही फोत हो गए थे। फिर अचानक मालिक ने एक तस्वीर निकालकर मुझे दिखाई और कहा क्या यही फातिमा के मामू हैं? फातिमा ने देखते ही कहा जी हाँ, मगर आप इन्हें कैसे जानते हैं? और फिर मालिक ने बताया कि ये आदमी हमारे ऑफिस में मुलाजमत करता था। ये बहुत गरीब था, इसलिए हमने इसे घर का फर्द बना लिया, मगर ये नहीं जानते थे कि ये सांप बनकर हमें ही डस लेगा। फिर हमें पता चला कि वो मेरी बेटी को लेकर भाग गया है। हमने हर जगह उसे ढूंढा, मगर कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन जब वो अपनी सगी बेटी से मिलने आया तो मुझे देखते ही छुप गया। मैंने उसे देख लिया था और उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया, मगर उसने कहा कि मेरी बेटी फातिमा घर से भाग गई है और मुझे एक नंबर दिया कि वो इस पर किसी लड़के से बात करती थी। जब मैंने उसका नंबर पता करवाया तो वो नंबर तुम्हारा था। इससे पहले कि मैं तुमसे कुछ पूछता, तुमने खुद ही मुझे बता दिया कि तुमने पहले भी एक लड़की से शादी की हुई है। तब मैंने तुम्हें कहा कि अपनी बीवी को लेकर हमारे घर आओ। फातिमा किसी और की नहीं बल्कि मेरी बेटी है, और मैं सोच रहा था कि जिंदगी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। आज फातिमा को उसके माँ बाप मिल गए थे। फातिमा का मामू जो एक धोखेबाज आदमी था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया था, और उसकी बेटी जो मेरी दूसरी बीवी थी वो भी उसी पर गई थी। उसका किसी लड़के से चक्कर था। वो मुझसे खुला लेकर उसके साथ दूसरे शहर चली गई थी। मालिक ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो बहुत जिद्दी थी। उसने एक ना सुनी और हमें छोड़कर चली गई। हम दूसरों को धोखा देकर ये क्यों भूल जाते हैं कि हमसे कभी हिसाब नहीं होगा। अगर अल्लाह ताला ने हमारी रस्सी ढीली छोड़ दी है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारी कभी भी पकड़ नहीं होगी। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। मैं और फातिमा हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।